Hello gentlemen, how are you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी सीडीएस के लिए। आज से हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में सबसे पहले जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा वो है डिजीजेस के बारे में। जो भी डिजीजेज जो होती हैं, बीमारियां जो कि आपके सीडीएस में पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं अक्सर या फिर जो पूछी जाएंगी, ठीक है, तो वो इन सबको मैंने अपने इस लेक्चर में कवर किया है। तो ये आपके ये जो लेक्चर है डिजीजेस के पार्ट के लिए मोर देन इनफ होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेकेंड। ऑल राइट, डिजीजेस डिजीजेस ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बैक्टीरियल डिजीजेस। तो सवाल इस तरीके से भी आ जाता है कि आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो अब मैं कैटेगरी वाइज पढ़ा दूंगा तो आपको किसी भी तरीके से सवाल आएगा आप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आती है इसमें, इसका नाम है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर, ठीक है। और इसे कॉज कौन करता है? इसे कॉज करता है हीलियोबैक्टर पाइलोरी। एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है हीलियोबैक्टर, क्या हो रहा है ये, पाइलोरी, पाइलोरी, ठीक है। इस पे एक सवाल आया हुआ है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबिन वॉरेन ने एंड बैरी मार्शल ने। और बाकी जो डिजीज है, ठीक है, उनके आप साइंटिस्ट के बारे में मत जाने लगिएगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए उसने पूछ लिया था। तो जो भी एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन्ड है वो हमको नहीं छोड़नी है, ठीक है। पहले उसको कवर करना है, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा कवर करने का टाइम बचेगा या रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम कवर करेंगे, बट पहले जो है एनसीईआरटी, ठीक है। फिर आती है एक्ने। जो पेप्टिक अल्सर होता है ना, पेप्टिक अल्सर वो कहते नहीं पेट में छाले हो गए हैं, ठीक है, वही पेप्टिक अल्सर यही होता है। फिर आती है एक्ने, ठीक है। एक्ने जो नहीं हो, आपके एक्ने हो जाते हैं तो आप कहते हो मेरे को एक्ने हो रहा है, मैं ये क्रीम लगाऊं, मैं वो क्रीम लगाऊं, ठीक है। तो ये वही वाले अपने हैं, एक्ने हैं, ठीक है। तो इसे कॉज करता है बैक्टीरिया, इसका नाम है स्टेफलोकोकाई। तो अगली बार अगर आपको स्टेफलोकोकाई मिले तो उससे बोलना कि जो हमारे ये क्या बोलते हैं, एक्ने मत करो, ठीक है। फिर आती है टाइफॉइड। बहुत ही कॉमन डिजीज है टाइफॉइड। सबको स्कूल में मेडिकल के नाम पे यही होता है, हमको टाइफॉइड हो गया है, हम पेपर नहीं दे पाएंगे। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। फोर्थ नंबर पे आता है कॉलरा। ये कॉज करता है, इस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कॉलरी, ठीक है, वाइब्रियो कॉलरी। फिर फिफ्थ नंबर पे आती है ट्यूबर क्यूलोसिस। ट्यूबर क्यूलोसिस यानी कि टीबी, इसे कॉज करता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, जो टीबी हो जाती है ना उसे कॉज करता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का बैक्टीरिया। फिर सिक्स आती है एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स एक डिजीज होती है जिसे कि कॉज करता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो एंथ्रेक्स को कॉज करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो होगी हमारी बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे। क्या हो गया, ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, जो है हमारी वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जो कि वायरस से होती है, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे आती है कॉमन कोल्ड। है, कॉमन कोल्ड वायरस से होती है, हाँ, कॉमन कोल्ड वायरस से होती है। इसका इसका जो कॉज करता वायरस उसे हम कहते हैं राइनो वायरस, ठीक है। तो सिर्फ कोरोना ही वायरस से नहीं होता है, जो आपको कॉमन रोज़मर्रा में भी डिजीज होती है वो काफ़ी सारी वायरस से ही होती है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होता है
इन्फ्लुएंजा वायरस ए एंड बी। और ये इन्फ्लुएंजा है, ये वो नहीं है जो ब्रिटिश एक्सेंट में यहाँ पर जो लोग बोलते हैं ना, आमा इन्फ्लुएंजा, आमा इन्फ्लुएंसर को आमा इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। ये वो वाला इन्फ्लुएंजा नहीं है, बीमारी वाला इन्फ्लुएंजा। इट्स नॉट इन्फ्लुएंजा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेंगू फीवर। ठीक है। तो डेंगू फीवर कॉज होता है, एडीज स्पीशीज का मॉस्किटो होता है। ठीक है, वो कॉज करता है। एडीज एडीज स्पीशीज का मॉस्किटो कॉज करता है इसे। ठीक है, डेंगू फीवर। देन आता है आपका बहुत ही फेमस बीमारी, एड्स। एड्स कॉज होता है एचआईवी के द्वारा। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। इसमें इम्यूनिटी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से एचआईवी में। इसकी वजह से जो कॉमन कॉमन सी डिजीज होती है ना, बहुत छोटी छोटी सी, जो हमारे हार्मफुल नहीं रहती है, ठीक है, वो भी जानलेवा साबित हो जाती है। इसलिए देखो, ह्यूमन इम्यूनिटी से इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी और वायरस। ठीक है, इस वजह से इसका नाम है। फिर जो नेक्स्ट आती है आपकी जॉन्डिस। ठीक है, ये भी एक वायरस के द्वारा होती है और ये बीमारी होती है लीवर में। ठीक है, तो इसका मेंशन नहीं जॉन्डिस का। ठीक है, तो मैं मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, और एक आती है इसमें जापानीज एनसेफेलाइटिस, या फिर इसे ब्रेन फीवर भी कहते हैं, ब्रेन फीवर। ठीक है, ये कॉज करता है फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस। ठीक है, तो ये तो आपकी डिजीज हो गई वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, जॉन्डिस एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर, जो कि कॉज करता है फ्लेवी वायरस। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद कुछ डिजीज आती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लिख देता हूँ, थोड़ी हिंदी पढ़ लेनी चाहिए। ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, जो आपकी बॉडी में जब ऑर्गेनिज्म पहुंच जाता है उसके द्वारा, बैक्टीरिया नहीं, ये बाकायदा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, पहले नंबर पे आती है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें बंदा जो होता है, इसे एक बीमारी होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, ये कॉज करता है एक ऑर्गेनिज्म होता है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। अगर जानना चाहते हो कि क्या है, तो ये एक प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोआ का मतलब एक मेंबर होता है ये। तो इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि प्रोटोजोआ क्या होता है। ठीक है, उसकी आपको नीड नहीं है जानने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है काला आजार। ठीक है, काला आजार कॉज करता है लीशमानिया, लीशमानिया। ये भी एक प्रोटोजोन होता है। ठीक है, तो ये समझ लो, बैक्टीरिया से जो अगली थोड़ी सी डेवलप क्लास आती है ना, वो प्रोटोजोआ की आती है। ये समझ लो एक तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एस्कैरियासिस। ये कॉज करता है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस, लम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, ये एक राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म। ठीक है, या फिर इसे हम निमेटोड भी कहते हैं, मतलब निमेटोड की क्लास का होता है। ठीक है, निमेटोड। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका, हाँ एक चीज़ और जान लो इसमें, ये एस्कैरिस पाया कहाँ जाता है? एस्कैरिस पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब सबके नहीं पाया जाता, जिसको बीमारी होती है उसके इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाता है। ठीक है, डेवलप कैसे हो जाता है? सीधा पहुंच जाता है कि मुंह से? नहीं, मतलब जिसके एग्स वगैरह हैं वो पहुंच जाते हैं, फिर वो हैच करके जो है एस्कैरिस डेवलप हो जाता है, और फिर आपके जो इंटेस्टाइन है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है।
ठीक है। फिर आती है एलिफेंटियासिस, जिसको हम कहते हैं हाथी पाँव। ठीक है, इसको भी कुछ नेमेटोड होते हैं, नेमेटोडी होते हैं, ठीक है, वर्म, वो डेवलप वो कॉज करते हैं। देखा नहीं होगा आपने, जो पैर होता है जैसे एक ही नॉर्मल इंसान का पैर है, ठीक है, एलिफेंटियासिस वाले का पैर को जैसा इतना बड़ा सा पैर हो जाता है उसका, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिफेंटियासिस जो है कुछ नेमेटोड्स के द्वारा कॉज करी जाती है। ठीक है, ये तो आगे ओके, ये तो आपकी हो गई ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट, जो होती हैं कुछ डिजीज होती हैं जो मतलब इन जनरल, जैसे कहते हैं, जो कि हार्मोन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे आती है हमारी ख्वाशियोरकर, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, ख्वाशियोरकर, ख्वाशियोरकर होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, जब मतलब ह्यूमन की बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो ख्वाशियोरकर डिजीज हो जाती है उसको। तो आपको इतना याद रखना है कि ख्वाशियोर, ये पूछ लेगा इसी तरीके से क्वेश्चन आता है सीडीएस में कि ख्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय लाइक, क्यों होती है, वाई इज क्वाशियोरकर कॉज, ऐसी करके समथिंग कुछ क्वेश्चन था, उसमें ये तीन चार ऑप्शन देखे थे, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फैट डेफिशिएंसी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों की डेफिशिएंसी होती, तीनों की डेफिशिएंसी से होती है, तो स्टेप से दे रखा था। ठीक है, फिर आती है मैरस्मस, मैरस्मस होती है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, इन तीनों की डेफिशिएंसी से, जब बॉडी में इन तीनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इनकी वजह से बेसिकली माल न्यूट्रिशन ही है, एक तरीके से कहा जाए। जब बच्चों को आप बिल्कुल जो, जैसे जो स्लम्स वगैरह में बच्चे रहते हैं उनको बिल्कुल क्रैश डाइट मिलती है, वो क्या ही खा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो ना तो प्रोटीन होता है उसमें, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही उसमें कायदे में फैट होता है। ठीक है, इनकी भी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, आप बिल्कुल गंदी क्वालिटी का खिलाओगे तो डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से मैरस्मस हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आती है एक डिजीज होती है एक्रोमगैली, एक्रोमगैली। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म भी कहते हैं इसे, जाइगेंटिज्म। ये खली को देखा है, ठीक है, उसे जाइगेंटिज्म की ही बीमारी है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में टू मच ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना, टू मच ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। 7-7 फीट का आदमी हो जाएगा, उसके जो मतलब चेहरा है जो वो मतलब जायंट जैसा हो जाएगा, जैसे खली सर का देखा है, मतलब कहना नहीं चाहिए बट हाँ, फैक्ट इज अ फैक्ट। ठीक है, एक होती है डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फिज्म जिसमें आदमी बौना रह जाता है, डॉर्फिज्म में आ रहा हुआ। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से भी होती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी रह जाती है। ठीक है, या फिर जेनेटिक भी होती है, अगर पेरेंट्स छोटे होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे को भी डॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके दो तीन रीजन होते हैं, तो यही जान लो कि डॉर्फिज्म भी मतलब इसका एक्रोमेगाली का उल्टा होता है, जैसे जाइंटिज्म होता है ये डॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके की हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है और हार्मोनल भी हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट। फिर जो हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है, ठीक है, देखो एक होती है आपकी मेंडेलियन डिजीज। ठीक है, बोलिए ये क्या है मेंडेलियन डिजीज? बेसिकली जो जो आपने मेंडल की इनहेरिटेंस के लॉ वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से डिराइव करके, ठीक है, उसी के बेस पे इन डिजीज का पता लगाया गया। ठीक है, इसलिए इन्हें मेंडेलियन डिजीज कहते हैं। ठीक है, एक तो होती है मेंडेलियन डिजीज। ठीक है, इसमें आती है आपकी, इसमें बस नाम जान लो, ठीक है, और उनका थोड़ा बहुत सिम्टम बता दूंगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए, अगर ये पूछ ले कि आउट ऑफ दिस विच वन इज अ मेंडेलियन डिजीज, ठीक है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। ऑल दो इस फॉर्म में नहीं पूछना चाहिए इसको, ये डिजीजेस, ठीक है, बट स्टिल मेंशन है इनका, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यार दो चार चीज़ें अगर पढ़ लेते हो और वो आ भी जाती है यार, सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आया हुआ है, शायद थैलेसीमिया पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और क्या बोलते हैं, थैलेसेमिया, ये तीनों डिजीजेज जो हैं, ठीक है, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है, ब्लड रिलेटेड या ब्लड के डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया में, मतलब हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, जैसे अगर अगर आपके और हमारे, जैसे कि हैंड है हमारा, ठीक है, इसमें अगर कहीं पर कट लग जाता है, ठीक है,
अगर कट लग जाता है तो उसमें से क्या होता है, उसमें से ऐसे करके ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। और ब्लीडिंग कुछ देर में, अब वो डिफाइन करता है कि कितना बड़ा कट है कितना छोटा कट है। जनरल एक कट की बात करूँ जो अक्सर हमारे लग जाते हैं छोट पेट, ठीक है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी तो ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी और उसके बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। बट हीमोफीलिया वाले इंसान, जिसको हीमोफीलिया होगा ना, उसका वो छोटा सा कट भी फेटल साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस मैकेनिज्म होता है ना, वो इस डिजीज में अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जरा से क्लॉट से भी, मतलब जरा से कट से भी उसकी बहुत ब्लड लॉस हो सकता है उसका, क्योंकि उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग मशीनरी होती है, ठीक है, वो डिफेक्टेड रहती है, ठीक है। ये तो हो गया हीमोफीलिया। दूसरी चीज इसमें जो जो दूसरी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि जैसे आपके जो आपने आरबीसी देखे होंगे कुछ ओवल शेप के होते हैं, इस टाइप के, बीच में एक हॉलो सा रहता है, मतलब हॉलो आर पार नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा पंच रहता है, ठीक है, और बाकी ओवल शेप इस तरीके के आपके आरबीसी रहते हैं। जब सिकल सेल एनीमिया जिसके अंदर हो जाता है ना, उसके में ऐसे लंबे लंबे आरबीसी हो जाते हैं, सिकल शेप, ठीक है, इस तरीके से खिंच जाते हैं वो। अब इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है आरबीसी की, वो घट जाती है। तो जब आरबीसी कायदे में ऑक्सीजन ही कैरी नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो फिर इंसान को सर्वाइव करने में परेशानी होने लगेगी, ठीक है। तो ये होती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और जो थैलीसीमिया है, ठीक है, वो भी ब्लड रिलेटेड ही है। इसमें समझ लो इसमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया इसका जो है एक बहुत ही ज़्यादा वो सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है इसमें, बंदे को एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ब्लड से रिलेटेड है, राइट। इसमें वो क्या बोलते हैं, वो डायलिसिस वगैरह आई गेस कराना पड़ता है, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। फिर एक चौथी आती है इसी में, वो है फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। ये ब्लड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है, बस इतना जान लो, इतना इतना दिमाग में रखना कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब जिसको ये बीमारी होगी, ठीक है, वो मेंटली रिटार्डेड रहेगा, मतलब उसकी जो दिमागी क्षमता है वो हम जैसी नहीं होगी, ठीक है, काफ़ी लोअर लेवल की उसकी दिमागी जो कह सकते हैं पोटेंशियल वगैरह होगा उसका, ठीक है। ऑलराइट। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट जो आती है कैटेगरी, वो आते हैं सिंड्रोम, ठीक है। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स मतलब एक ही डिजीज में, एक ही डिजीज के बहुत सारे मतलब सिम्टम हो जाते हैं ना, कि ये भी हो जाता है इस डिजीज में, ये भी हो जाता है डिजीज में। तो जब एक ग्रुप ऑफ लाइक सिम्टम्स होते हैं किसी डिजीज के, ठीक है, डिजीजेस के कह सकते हैं, ठीक है, जब एक बार में समझ लो काफ़ी सारी डिफेक्ट आए बॉडी में, ठीक है, एक कॉज के अंडर में, ठीक है, तो उसे उसको हम एक सिंड्रोम कहते हैं, उसको डिजीज ना कह के सिंड्रोम कहा जाएगा, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारी डिजीजेज एसोसिएटेड रहती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये मतलब ये जो सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स में जो डिफेक्ट आ जाते हैं उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे में क्या होता है कि स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल राउंड हेड होता है, फिर यूँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। फरोड टंग, मतलब जो टंग होती है ना, ठीक है, बस कटी सी रहती है इस टाइप से आगे से, ठीक है, फरोड टंग। और क्या बोलते हैं, पार्शली ओपन माउथ, पार्शली ओपन माउथ, थोड़ा सा माउथ उनका हमेशा खुला रहेगा। अब आप समझ रहे होगे, आपने शायद कभी ऐसा बच्चा देखा होगा। और मेंटली रिटार्डेड रहते हैं लोग, इनका भी जो मतलब मेंटल लेवल होता है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड, वो नहीं हो पाता। रिटार्ड रिटार्ड रिटार्डेड, ठीक है, रिटार्डेड होता है, डेड, डी, रिटार्डेड, ठीक है। तो इसमें ये समझ लो कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, उसकी एक कॉपी और बन जाती है, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, इतना समझ लो क्रोमोसोम 21 में डिफेक्ट आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21 में डिफेक्ट आ जाता है, इतना समझ लो, काफ़ी है, ठीक है। सेकंड पे आता है क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनीफेल्टर्स सिंड्रोम, जैसे क्लाइनीफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। ये एक समझ लो, ये मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है,
ठीक है, मेल में फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मेल में आपको पता होगा कि मेल में जब मेल होता है तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, तो दो एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से जो मेल होते हैं उनमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें फीमेल का कैरेक्टर भी आ जाता है, जो मतलब जो चेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फीमेल की तरह डेवलप हो जाता है उनमें। ठीक है, तो ये क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है उनमें। थर्ड जो आता है इसका आपका, वो आता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम, ये फीमेल में होता है, इन फीमेल्स। ठीक है, अब फीमेल में आपको पता होगा एक दो एक्स क्रोमोसोम रहते हैं फीमेल्स में। अगर फीमेल होनी है तो दो एक्स क्रोमोसोम, और मेल होना है तो एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक जो होता है एक्स क्रोमोसोम वो डिलीट हो जाता है, तो उसकी जगह ये मतलब जीरो का मतलब वो डिलीशन हो चुका है उसका। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल जो होती है ना, इस तरह की फीमेल स्टेराइल होती है, मतलब वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, बच्चा नहीं कर सकती है। ठीक है, और उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि ब्रेस्ट वगैरह, वो डेवलप नहीं रहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, वो डेवलप नहीं होते हैं उनके। ठीक है, तो बहुत ही मतलब वो उनका जो शरीर होता है वो फेमिनाइन नहीं लगता, इस तरह के फेमिनाइन कैरेक्टर होने चाहिए, और फेमिनाइन कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डिजीजेस की बात। ऑलराइट, ये तो होगी, आपने मेंडेलियन और क्रोमोजोमल डिजीजेस दोनों पढ़ ली सिंड्रोम के फॉर्म में, क्रोमोजोमल डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, डिजीज की तो बात होगी। ठीक है, अब जैसे कि अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो उसका क्या था, उसकी वैक्सीन के चक्कर में इतनी झाड़ रहा कि वैक्सीन नहीं बन रही, वैक्सीन नहीं बन रही। तो वैक्सीन किस किस के हमारे पास अवेलेबल है, तो इन जनरल जो आपके प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक तो टेटनस की, टेटनस की हमारे पास वैक्सीन है। डिप्थीरिया की है। ठीक है, वूपिंग कफ की है, वूपिंग कफ की है। मीजल्स जो हो जाते हैं, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स की वैक्सीन है। पोलियो की है। ठीक है, तो ये इन जनरल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इससे मैंने आपको बता दिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स और पोलियो, इनकी जो है हमारे पास वैक्सीन है हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, अब जो ये वैक्सीन था ना, तो ये वैक्सीनेशन दिया किसने था कि भैया वैक्सीनेशन किया जा सकता है, ये दिया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। और ये सवाल आ चुका है कि वैक्सीनेशन किसने दिया है, तो ये दिया है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारे पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स तो काफ़ी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एंटी बैक्टीरियल तो काफ़ी चलती रहती है, भैया डॉक्टर कहता है लो एंटी बैक्टीरियल खा लेना, एंटी बैक्टीरियल खा लेना। बट एंटी वायरल मेडिसिन आपने आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल तो क्या होता है ना, कि जो बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, उसके जो बीमारी फैलाने के पाथवेज होते हैं ना, जैसे किस प्रोसेस से, वो किस तरीके से वो बीमारी फैला रहा है हमारे अंदर, ठीक है, इंसान के अंदर, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, वो उसके अपने होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? वो उसके अपने होते हैं, उसका अपना मैकेनिज्म होता है। अब जैसे मान लो एक बैक्टीरिया लिया आपने, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब ऐसी ही बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये किस तरीके से किस एक ऑर्गेनिज्म में बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है, वो आता है। ठीक है, अंदर ये एक समझ लो एक बंदा है, ठीक है, अब उसके अंदर जो स्टेफ्लो जो हमारा वो था हीलियोबैक्टर पाइलोरी, मान लो वो बैक्टीरिया आया उड़ता हुआ, ठीक है, हीलियोबैक्टर पाइलोरी इसके बॉडी के अंदर एंटर हो गया है। ठीक है, अब वो उसकी गट में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि वो जगह जगह उसकी जो स्टमक वॉल है उस पर अटैक करना शुरू कर देगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि इसने पेप्टिक अल्सर, छाले कॉज कर दिए। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाता नहीं किस तरीके से कॉज कर रहा है। ठीक है, वो डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो पाथवे है ना, जिस तरीके से वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके लिए, उसे ब्लॉक करने के लिए हम एक ऐसी मेडिसिन बना देंगे जो हमारे जो जब हमारी बॉडी में जाएगी ना, ठीक है, तो क्या करेगी, वो उसे डिवाइड नहीं होने देगी। ठीक है, यानी डिजीज कॉज नहीं करने देगी। तो हमारे पास ये एक एंटी बैक्टीरियल डिजीज बन जाएगी हमारे पास एक। ठीक है, जैसे कि एक एंटी बैक्टीरियल बताऊं तो वह पेनिसिलिन। ठीक है, अब पेनिसिलिन क्या करता है ना, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन क्या करता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो
बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देती है, सेल वॉल नहीं बनाने देती है। अब सेल वॉल का क्या मतलब है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ज़्यादातर सेल वॉल है ना, ठीक है, तो इसको जो जो बैक्टीरिया के लिए आउटर ऑर्गेनिजम्स है, जो पैथोजन वगैरह है, उससे ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे अगर हम मेडिसिन भी डालेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को बचाएगी उस मेडिसिन की। बैक्टीरिया, अब जब पेनिसिलिन क्या होता है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनने देगा, ठीक है, तो इजीली जो हमारी जो हमने दवाई उसको खिलाई है, ठीक है, दवाई जो हमने और अपने बंदे को दी है, वो इजीली इस बैक्टीरिया को मार पाएगी और बंदे को जो है डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के केस में तो अ, जो पेनिसिलिन वगैरह है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो डिजीज है वो इजीली एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरिया के पास अपने अपने पाथवे होते हैं डिजीज कॉज करने के, और उन पाथवे को जानने के बाद हम उसी तरीके से अपना जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है उसको मॉडिफाई कर देते हैं और इजीली इफेक्ट वो कर जाता है। बट इसके केस में, वायरस के केस में क्या होता है, वायरस के केस में क्या होता है ना, देखो वायरस जो होता है ना, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये वायरस है, तो इसके अपने पाथवे नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट नील अपने पाथवे होते हैं। ये क्या बोलता है, जैसे कि तभी इसको कहते हैं ना कि ए वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड डेड। जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है ना, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है वायरस, ठीक है, तो ये डोरमेंट होता है, एक तरीके से समझ लो डेड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान की बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये उसी का जो सेल होता है ना, जैसे कि सेल में क्या होता है, सेल में एक प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग वो होती है, ठीक है, सेल, उसके सेल के अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, राइबोसोम्स वगैरह, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ना, वो इसको टेक ओवर कर लेगा। तो अभी तक जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बन रहे थे ना, वो आपकी बॉडी के लिए थे, ठीक है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन बना रहे थे आपके सेल, वो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल थे। अब इसने क्या किया, अब इसने इस वायरस ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब जो प्रोटीन बनेंगे ना, वो वायरस के प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। अब वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या करता है, ये आपकी ही बॉडी में जो रिपेयरिंग की मशीनरी है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, उन्हीं को हाईजैक करके, ठीक है, अपने वायरस पार्टिकल्स बना लेगा, ठीक है, अपने वायरस पार्टिकल्स बना लेगा बहुत तेजी से, ठीक है। और जब अपने वायरस पार्टिकल बनाएगा तो आपकी मशीनरी डैमेज कर दी, एक तो अपने पार्टिकल बना लिए, दूसरे आपकी बॉडी के पार्टिकल बनने नहीं दिए, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना काफी क्रोनिक हो गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से, मतलब इस तरीके से बहुत ही ज्यादा, मतलब पोटेंसी से वो ये काम करता था, ठीक है। तो इसने इसने अब अपना पाथवे तो यूज किया नहीं, आया आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी से ही वो आपकी बॉडी को ही सेल को मॉडिफाई करके अपने वायरस पार्टिकल्स बना लेगा। इसलिए क्या होता है कि अपनी प्रोसेस ना होने की वजह से ना, एंटी वायरल मेडिसिन, ठीक है, एंटी वायरल मेडिसिन बनाना काफी काफी हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो हमारे कोरोना की वैक्सीन बनने में बहुत कितना टाइम लग गया आपने देखा, ठीक है। तो एंटी वायरल मेडिसिन बनाने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई वी कैन नॉट मेक एंटी वायरल मेडिसिन इजिली, ठीक है, क्योंकि वायरसेस हैव अ वेरी फ्यू pathways ऑफ देयर ओन, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि एंटीवायरल मेडिसिन बनाना हमारे लिए काफी टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो आई होप ये जो एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही, मतलब अपने हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसके सिवा आपकी सीरियस में, ठीक है, डिजीज को लेके कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप आराम से इसको पढ़िए, कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है, और इसको बार बार रिवाइज करिए। फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रोबेबली बायो का ही होगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।